ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे प्यार, बलिदान और अस्तित्व की लड़ाई की है। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी जड़ों और उस दर्द को याद दिलाती है जो इतिहास ने हमें दिया है। बुसान 1915 में यांग सिन नाम की एक महिला ने स्थानीय शमन को बताया कि उसके 3 पिछले बच्चे सभी अपने पहले साल के अंत से पहले मर गए थे। यह सुनकर शमन एक अनुष्ठान करता है और घोषणा करता है कि उसकी बेटी जीवित रहेगी, जिससे उनके परिवार की भविष्य की पीढ़ियों को जन्म मिलेगा। न्यूयॉर्क 1989 में एक स्मार्टली ड्रेस सोलोमन बेग को एक वीपी के प्रमोशन के लिए छोड़ दिया गया था, जिसका उससे शिफले, एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय फर्म में वादा किया गया था। हालांकि वह जानता है कि एक होटल चेन के लिए एक बड़ा अनुबंध सिर्फ एक कोरियाई जमींदार द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। टोक्यो में एक कोरियाई के रूप में जो खुद जापान में पैदा हुआ था, सोलोमन वादा करता है कि अगर वे उसकी सफलता पर प्रमोशन की गारंटी देते हैं तो वह सौदा बंद करने का एक तरीका खोज सकता है। 1920 के दशक में बुसान में 10 साल की सुंजा, यांग सिन की बेटी, एक थ्राइविंग फिश मार्केट से गुजरती है जब जापानी अधिकारी दिखाई देते हैं। वे कब्जे वाले बंदरगाह शहर में अंतर्निहित तनाव को प्रकट करते हैं। उस रात उसके पिता हुन उन कुछ पुरुषों के साथ रात का खाना खाते हैं जो उनके साथ कमरे किराए पर लेते हैं। उनकी बातचीत जल्द ही डार्क हो जाती है जब वे सोचते हैं कि जापानी उनसे और क्या ले सकते हैं। उनमें से एक तो जापानी कब्जाधारियों को मारने के बारे में भी बात करने लगता है। जब रात का खाना खत्म हो जाता है तो यांग सिन को चिंता होती है कि उन्हें उनके घर में ऐसी बात करने के लिए गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि उसके पति को लगता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। सुंजा अपने माता पिता को बहस करते हुए सुनती है और अपने परिवार के भविष्य के लिए फियरफुल हो जाती है। वह किराएदार को जाने के लिए कहती है जो बाद में गायब हो जाता है। जापानी पुलिस परिवार से किराएदार के बारे में पूछताछ करने आती है और सोचती है कि उन्होंने उसके जाने से पहले उसके खतरनाक टिप्पणियों की रिपोर्ट क्यों नहीं की। सौभाग्य से परिवार को केवल एक चेतावनी दी जाती है। हालांकि कुछ समय बाद सुंजा जापानी पुलिस को किराएदार को पकड़ते हुए देखती है। जब वह डिफायंट कोरियन ड्रिंकिंग सॉन्ग गाता है तो वे उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सोलोमन जापान के ओसाका पहुंचता है और अपने पिता मोसू से अपने पचिंको पार्लर में फिर से मिलता है और उसे सूचित करता है कि वह प्रमोशन सिक्योर करने के लिए जापान वापस आ गया है। बाद में वह अपनी दादी सुंजा से उसके घर पर मिलता है, जहां इत्सुको, उसके पिता की गर्लफ्रेंड, आती है और उसकी तारीफ करती है। सोलोमन एक बेडरूम में जाता है और एक बॉक्स खोलता है जो हनाह की यादों को ट्रिगर करता है। उसका पूर्व लव इंटरेस्ट और एतो की लापता बेटी। एत्सो ने उसे ढूंढने के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया है। बाद में सोलोमन शिफले के टोक्यो कार्यालय पहुंचता है और उसे उसके कार्यालय में दिखाया जाता है। वहां रहते हुए उसे और कार्यालय को यह खबर मिलती है कि सम्राट होरितो, जिसने कोरिया पर जापानी कब्जे के दौरान जापान पर शासन किया था, 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। 1920 के दशक में कोरिया में सुंजा के पिता ट्यूबरक्यूलोसिस से मर जाते हैं। दुख से ओवरवेल्म्ड सुंजा एक खाड़ी के पानी में खुद को डुबो देती है। 9 साल बाद हंशु नाम का एक नया फिश मार्केट ब्रोकर शहर में आता है, जिसने एक फ्लैशी वाइट सूट पहना हुआ है। जब वह उसे बाजार में देखता है तो वह सुंजा से कैप्टिवेटेड हो जाता है। आखिरकार उनकी आंखें मिलती हैं, जो हंशु और सुंजा के बीच एक महत्वपूर्ण कनेक्शन की शुरुआत को चिह्नित करती है। 1989 में सोलोमन अपने नए बॉस अमेरिकी टॉम के साथ बैठा है, जो उनके जापानी सहकर्मी नाओमी के साथ वहां था, एक पल साझा कर रहा था। नाओमी को पता चलता है कि वह सोलोमन के साथ एक सिमिलर पास्ट साझा करती है, दोनों अमेरिका में रहे हैं। वह गेसिंग गेम का उल्लेख करती है, जहां अमेरिकी यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी एशियाई है। वह कहती है कि शुक्र है कि जापानी आमतौर पर दूसरे नंबर पर होता है, कोरिया आमतौर पर टॉप 4 में भी नहीं होता है। सोलोमन जवाब देता है। इस बीच ओसाका में बूढ़ी सुंजा अपनी बहन इन लॉ कैंगी की देखभाल कर रही है। वह पूछती है कि क्या सुंजा को उस चॉइस का पछतावा है जो उसने उस आदमी के साथ अतीत में की थी, और क्या उसने कभी सोचा था कि अगर उसने अलग तरह से चुना होता तो क्या होता। कार्यालय में
टॉम, सोलोमन और नाओमी कोरियाई जमींदार सौदे के संबंध में स्ट्रैटेजी पर चर्चा करते हैं। बाद में टॉम कंपनी में अपनी स्टैग्नेटिंग पोजीशन के बारे में बात करने लगता है। वह इसके लिए अपनी शादी को ब्लेम करता है जिसने उसे काम पर ध्यान केंद्रित करने से रोक दिया। उसकी पत्नी ने आखिरकार उसे वैसे भी छोड़ दिया। तो ये एक लूज लूज सिचुएशन थी। इस बीच सोलोमन के पिता एक युवा मैकेनिक से मशीनों को थोड़ा रिग करने के लिए कहते हैं। फिर वह एक बैंक की महिला से एक नए पार्लर के लिए 400 मिलियन येन के लोन के दस्तावेजों के साथ मिलते हैं, जिसका निर्माण शायद कुछ हफ्तों में शुरू हो जाएगा। 1931 में सुंजा को यंग मैन के एक समूह द्वारा परेशान किया जाता है क्योंकि वह बाजार से जा रही थी। उनमें से मेजॉरिटी उसे एक साइड रूम में ले जाते हैं, लेकिन एक मदद लेने के लिए भाग जाता है। हंशु बचाव के लिए आता है और उन्हें माफ़ी मांगने के लिए कहता है। फिर सुंजा और हंशु फेरी पर एक साथ एक स्वीट मोमेंट साझा करते हैं। वह उससे अगली दिन काड़ी से मिलने की पेशकश करती है और उनके बडिंग रिलेशनशिप में चीज़ें कैसे जाती हैं ये देखने के लिए टोक्यो में सोलोमन कोरियाई जमींदार युमा के लिए एक उपहार लाता है। यह एक स्क्वायर वाटरमेलन है जिसे वह कहता है कि स्वाद ऑफुल है, लेकिन 9,000 येन का है। वह इस पर स्कॉफ्स करती है। वह उल्लेख करता है कि उसने यह संपत्ति 4,000 येन से कम में खरीदी थी और अब वे उसे 1 बिलियन येन देने को तैयार है। वह उसे घूर कर देखती है, फिर उसे अपने परिवार के इतिहास के बारे में एक दुखद कहानी बताती है और वह उसके प्रस्ताव का सम्मान क्यों नहीं करती। आखिरकार वह उसके वाटरमेलन को रिजेक्ट करती है और अंदर चली जाती है। अपने घर पर मोसू एत्सुको को बताता है कि उसे डिटेक्टिव द्वारा सूचित किया गया था, जिसने उसे बताया था कि हना को 8 महीने पहले कई ग्राहकों के साथ काम करते हुए देखा गया था, जिसका अर्थ है कि वह प्रोस्टिट्यूशन कर रही है। सोलोमन को फिर हना का एक कॉल आता है और वह उसे बताती है कि वह अब डार्कनेस में है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देखती है। वो हना को बताता है कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही है, लेकिन हना उसे धमकी देती है कि अगर वह उसकी माँ को कुछ भी बताता है तो कोई संपर्क नहीं होगा। वह जानना चाहता है कि उसने क्यों छोड़ा, तो वह जवाब देती है कि यह वह था जो पहले अमेरिका के लिए चला गया था। अतीत में हंशु सुंजा से बात करता है क्योंकि वह नदी में कपड़े साफ कर रही है और पास के एक बड़े बोल्डर पर जापान का एक नक्शा बनाना शुरू कर देता है और इंगित करता है कि वह कहाँ रहता है। वह बड़े शहर के वंडर्स की एक एन्चेंटिंग स्टोरी सुनाता है इससे पहले कि इसे दुनिया तक एक्सपैंड करे। वह पूछती है कि अमेरिका कैसा है। वह जवाब देता है, सब कुछ और कुछ भी नहीं। अपने नक्शे पर कोरिया और जापान को देखकर वह हैरान है कि वे लगभग एक ही आकार के हैं। उसने हमेशा जापान को एक बहुत बड़े मुंह के रूप में इमेजिन किया था जो उन्हें निगल रहा था, लेकिन अब उसे लगता है कि वे उन्हें हरा सकते हैं। फिर वह सुंजा को बताता है कि जापान जाने और सफल होने से पहले वह कोरिया में गरीब था। अधिकांश दिन एक साथ बिताने के बाद वे अंततः एक इंटीमेट मोमेंट साझा करते हैं। ओसाका में वापस सुंजा क्योंगी को ब्रेकफास्ट देने के लिए जाती है तो उसे बिस्तर पर मृत पाती है। वे उसे क्रीमेट करते हैं और सुंजा बाद में उसकी राख इकट्ठा करती है। घर वापस सुंजा इस बात को याद करती है कि क्योंहे उसके बच्चों को पालने में कितनी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह काम में बहुत व्यस्त थी। फिर सोलोमन उल्लेख करता है कि जमींदार ने उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया और सुंजा जवाब देती है कि कुछ लोग बस अतीत को जाने नहीं दे सकते। आखिरकार सोलोमन उसे टोक्यो वापस आने और उसके साथ रहने का सुझाव देता है। अतीत में सुंजा को मॉर्निंग सिकनेस होती है और वह हंशु के साथ अपना रिलेशनशिप जारी रखती है, जिसमें वह उसे एक महंगी घड़ी देता है। बाद में वह उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। पहले झिझकते हुए हंशु उसे बताता है कि वह खबर से खुश है। हालांकि जब वह फिर मैरिज का उल्लेख करती है तो वह उसे बताता है कि ओसाका में उसकी एक पत्नी और 3 बेटियां हैं। फिर भी वह और भी बच्चों के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप का प्रस्ताव करता है, लेकिन सुंजा हार्ट ब्रोकन और इंसल्टेड हो जाती है और चली जाती है। उसी समय एक बीमार आदमी 2 सूटकेसेस ले जाकर फेरी पर आता है। वह बारिश में सुंजा के घर तक चलता है
जैसे ही सुंजा आती है और उनके यार्ड में कोलैप्स हो जाता है। उसे अंदर ले जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसका नाम ईसाक बेक है और वह एक पास्टर है। कुछ समय बाद सुंजा अपनी माँ को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वे इस पर एक साथ रोते हैं, यह नहीं जानते कि रिकवरिंग ईसाक उन्हें सुन रहा है। 1989 के टोक्यो में सोलोमन और सुंजा गुंजा से मिलते हैं और उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब सुंजा अपने चावल का स्वाद लेती है तो वह तुरंत नोटिस करती है कि यह कोरिया से है और मुस्कुराती है, जबकि सोलोमन अंतर नहीं बता सकता। जमींदार और सुंजा तब इस बारे में रेमिनिस करते हैं कि जापानी उनके सफ़ेद चावल कैसे ले गए और इसलिए यह अर्थी राइस ही उनके पास था। इस अनुभव ने सुंजा को एहसास दिलाया कि क्यों ही के लिए कोरिया को फिर से देखना बहुत देर हो चुकी है, लेकिन खुद के लिए बहुत देर नहीं हुई है। जमींदार फिर सोलोमन पर अपनी दादी का उपयोग करने का आरोप लगाती है ताकि वह उसे परसुएड कर सके। वह जवाब देता है कि हालांकि वह सुंजा को यहां मदद करने के लिए लाया था, सौदा एक ग्रेट ऑफर है और उसे और उसके बच्चों की फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इसे वैसे भी लेना चाहिए। कार्यालय में वापस टॉम ने सौदा मिलने पर सोलोमन को बधाई दी क्योंकि वह अभी अभी गुंजा के साथ फोन पर बात कर रहा था। सोलोमन शॉक्ड है, लेकिन कार्यालय फिर भी ड्रिंक्स के साथ सेलिब्रेट करता है। हालांकि हना फिर उसे फिर से कॉल करती है। वह पूछता है कि वह उसे कब देखेगा और वह कहती है कि शायद कभी नहीं, इससे पहले कि वह हिंसक रूप से कॉफ करे। घर लौटकर बूढ़ी सोंजा पचिंको पार्लर में रश करती है। वह एक्साइटेड होकर मोसू को बताती है कि उसे कोरिया वापस जाना होगा क्योंकि क्योंगी की राख को वहां बिखेरना महत्वपूर्ण है। इसाक को अपने माता पिता को एक मैसेज देने के लिए यांग जेन ने सुंजा को शहर तक उसके साथ आने के लिए कहा। डॉक पर वे हंशु को देखते हैं जो उन्हें गुस्से से घूरता है। कुछ समय बाद इसाक और सुंजा शहर के एक नाइस रेस्टोरेंट में रात का खाना खा रहे हैं। वह उसे बताता है कि वह उसके बच्चे के बारे में जानता है। वह पूछता है कि क्या उसने बच्चे को गोद देने पर विचार किया है, क्योंकि वह जानता है कि वह एक सिंगल मॉम के रूप में एक आउटकास्ट होगी। सुंजा बताती है कि उसके पिता को भी कहा गया था कि वह एक परिवार नहीं रख सकता, लेकिन देखो वह कैसी निकली, इसलिए वह भी कोशिश करना चाहती है। इसाक फिर पूछता है कि क्या वह उस आदमी को भूल सकती है जिसने उसे छोड़ दिया और किसी और के साथ हो सकती है, और वह कहती है कि वह उसे भूलने की कोशिश करना चाहती है। वह पूछता है कि क्या कोई और आदमी है जिसे वह प्यार कर सकती है, तो वह हाँ में सिर हिलाती है। 1931 में हंशु एक हैबरडैशरी में इसाक का सामना करता है। हंशु उस पर बात करता है और एक फाइनल इंसल्ट के रूप में एक नए सूट के लिए भुगतान करने की पेशकश करता है, लेकिन एक प्राउड इसाक उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट करता है और उसे बताता है कि वह अपने खुद के सूट खरीद सकता है। कुछ समय बाद इसाक सुंजा और यांग जिन एक पास्टर के साथ गुप्त रूप से मिलते हैं और वह सुंजा की पसंद की आलोचना करता है और कहता है कि उसने खुद पर अपनी माँ पर और अब इसाक पर एक डार्क ब्लाइट पैदा कर दी है, लेकिन फिर भी वह अगले दिन बाजार के बाद उनसे शादी करेगा। सुंजा को एक जापानी अधिकारिया में ले जाया जाता है। वह उससे इसाक से शादी करने के लिए डांटता है और कहता है कि वह डिल्यूशनल है। वह कहता है कि इसाक उसका समर्थन नहीं कर सकता, जबकि वह कर सकता है। सुंजा जवाब देती है कि उसने उसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं किया। इसाक के साथ सुंजा अपने माता पिता और नौकर लड़कियों को दिल से अलविदा कहती है, इससे पहले कि वह और इसाक ओसाका के लिए निकले। जहाज पर चढ़ने से पहले सुंजा को उसकी शादी के लिए उसकी माँ द्वारा 2 रिंग दी जाती हैं, लेकिन सुंजा उन्हें वापस कर देती है और अपनी माँ को हंशु द्वारा उसे गिफ्ट की गई घड़ी देती है। हालांकि उसकी माँ इसे स्वीकार नहीं कर सकती और पूरा लॉट वापस कर देती है। सुंजा अपनी माँ के कंधे पर रोती है, पर वह विदा कहती है। जहाज पर एक कोरियाई ओपेरा सिंगर अचानक अपना जापानी गीत रोकती है, फिर एक अलग कोरियाई में शुरू करती है। निचले डेक पर कोरियाई लोग उसे सुन सकते हैं और उत्साह साथ होल को पाउंडेड करते हैं, जबकि फर्स्ट क्लास में जापानी उसे स्टेज से घसीटने के लिए बुलाते हैं। एक पल बाद ओपेरा सिंगर एक छिपी हुई नाइफ प्रकट करती है और अचानक अपनी गर्दन में चाकू मार लेती है। सब्जुगेशन पर डेथ का चयन करती है
1989 में सोलोमन टोक्यो कार्यालय में प्रवेश करता है और नाओमी को वहां अर्ली देखता है। उसके साथ टॉम के साथ उसके अफेयर के बारे में सामना करता है। वह उसे बताती है कि एक जापानी कंपनी कैसे किसी के परिवार बन जाती है। उसने जापान में एक लोअर टियर कंपनी शिफ्ले को चुना क्योंकि हालांकि वह एक महिला के रूप में अकम्प्लिश्ड है। उसने सोचा कि कम अकम्प्लिश्ड पुरुषों से घिरा होना बेहतर है। जल्द ही गुंजा कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए शिफ्ले पहुंचती है। वह अपने ग्लासेस निकालती है और कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखती है क्योंकि प्रोफेशनली ड्रेस्ड लोगों से भरा एक कमरा उसे देखता है। फिर वह बताना शुरू करती है कि वह अपनी माँ के साथ कुछ साल बाद जापान कैसे आई थी, जब उसके पिता, जो माइंस में काम करते थे, वे टेरेबल लिविंग कंडीशंस के कारण एक स्ट्राइक करते थे, लेकिन 20 दिनों में उन्हें सभी को निकाल दिया गया था। कोई भी कोरियाई को किराए पर नहीं देगा। उन्हें टू डर्टी एंड लाउड कहा जाता था, इलचट्टे कहा जाता था। अब उसके खून की हर बूंद उसे इन कागजात पर साइन नहीं करने के लिए कह रही है। तो वह सोलोमन से पूछती है कि क्या वह उसे साइन करने के लिए कहेगा अगर वह उसकी दादी होती। एक डेफनिंग साइलेंस के बाद सोलोमन उससे कहता है कि अगर वह उसकी दादी होती तो वह उसे साइन नहीं करने के लिए कहता। अपने साथी कोरियाई गुंजा पर गर्व महसूस करते हुए वह गर्व से खड़ी होती है और साइन नहीं करती है। बाद में टॉम सोलोमन पर डील को सैबोटाज करने के लिए ब्लो अप हो जाता है। उस रात सुंजा आखिरकार कोरिया पहुंचती है और अपनी मातृभूमि के सुंदर समुद्र तट पर चलने के लिए कार से लगभग लीप्स करती है। अतीत में सुंजा इसाक के साथ ओसाका पहुंचती है और इसाक के भाई योसेब स्टेशन पर उनका वार्मली ग्रीटिंग करते हैं। उन्हें अपने नेबरहुड में ले जाने के बाद योसेब बताते हैं कि हर जगह स्पाइज हैं, इसलिए सावधान रहें। आखिरकार वह उन्हें अपना घर दिखाता है, एक क्वेंट बट ऑर्गेनाइज्ड अफेयर। क्युंग हे, उसकी बहन इन लॉ, उन्हें एक सुंदर फ्लोरल रोब में ग्रीट करती है जो काफी पुट टुगेदर दिख रही है, भले ही वे गरीब हैं। उस रात वह उन्हें सफ़ेद चावल के साथ सर्व करती है, जिससे सुंजा को घर वापस याद आती है और वह फिर से आंसू बहाने लगती है। 1989 में सुंजा बुसान में एक आधुनिक फिश मार्केट से गुजर रही है और उन यादों पर ओवरजॉयड है जो यह उसे लाती है। मोसू को उनके बारे में बताती है क्योंकि वे उसके पास आती है। टोक्यो में वापस सोलोमन को गुंजा के समर्थन के कारण जापान के हर बैंक से ब्लैकबॉल्ड किया जा रहा है, लेकिन उसे चिंता नहीं है क्योंकि वह वैसे भी न्यूयॉर्क लौटने की योजना बना रहा है। फिर वह बार में नाओमी को देखता है। वह कहती है कि उसने उसे हना से बात करते हुए सुना और सोचा कि इसका क्या मतलब है। वह जवाब देता है कि वह उसे भूलना शुरू कर रहा था, लेकिन फिर उसने फिर से कॉल किया। जब से वे 14 साल की उम्र में मिले थे, तब से वह उसके दिल में फंसी हुई है। वह तुरंत उसके प्रति ऑब्सेस्ड हो गया था, लेकिन यह समाप्त हो गया क्योंकि वह अमेरिका के लिए चला गया था। 1931 में सुंजा और इसाक इंटिमेट हो जाते हैं। जब वे इस बारे में बात करते हैं कि वह उसके साथ अधिक करेजियस महसूस करता है और उसके जीवन में एक बच्चे का विचार आता है। अगले दिन सुंजा लॉन्ड्री में क्युंगी की मदद करने जाती है, लेकिन क्राइंग डाउन हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि होम की गंध उसके सभी कपड़ों से धुल गई है। वह पूछती है कि यह एक कब जाएगा और क्युंग हो कहती है कि यह नहीं जाता है, आपको बस इसे इंड्योर करना है। कुछ समय बाद मनी लेंडर्स उनके घर आते हैं और योसेफ द्वारा लिए गए लोन से 320 येन वापस मांगते हैं। लोन शार्क से डरकर सुंजा कहती है कि वह पूरी राशि लाएगी। फिर वह एक पॉन शॉप का दौरा करती है और व्यापारी के साथ हैगल्स करती है ताकि वह हंशु से मिली पॉकेट वॉच बेच सकें, जिससे वह उसे 300 येन का फुल वैल्यू मिल जाए। वे लोन वापस चुकाने में सक्षम हैं। कुछ समय बाद हंशु व्यापारी से घड़ी वापस खरीद लेता है और उसे बताता है कि उसने एक ड्रीमर से शादी करने के लिए बहुत कुछ चुकाया होगा। बुसान 1989 में सुंजा क्योंगी की राख को समुद्र में बिखेरती है और मोसू के साथ एक पार्किंग गैराज की छत पर जाती है। फिर सुंजा कहती है कि यहीं पर उसके पिता को दफनाया गया था। एक सरकारी कार्यालय में एक नौकरशाह को उसके पिता के शरीर को कहाँ ले जाया गया था,
इसके बारे में जानकारी का एक टुकड़ा मिलता है। वह सुंजा को एक नाम शिनोकी देती है, जिसे सुंजा एक फ्लैश ऑफ रिकॉग्निशन देती है एक अपार्टमेंट की डोरबेल बजाने के बाद। उनका स्वागत एक ओल्डर वुमन द्वारा किया जाता है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, एक म्यूचुअल रिकॉग्निशन होता है और वे एक वार्म एम्ब्रेस साझा करते हैं। शिन उसकी माँ के बोर्डिंग हाउस में एक सर्विंग गर्ल हुआ करती थी और सुंजा के जाने से बहुत प्रभावित हुई थी। युद्ध ने उनकी कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। सर्विंग गर्ल्स ने अपनी वर्तमान स्थिति में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को पहचाना और मिनुई में फैक्ट्री जॉब्स की तलाश की। हालांकि शिन ने आखिरकार कोरिया लौटने का फैसला किया, जबकि एक और सर्विंग गर्ल जिसका नाम डोंग ही था, उसने नदी में दुखद रूप से अपनी जान ले ली। इस यात्रा के बाद सुंजा अपनी माँ की कब्र पर जाती है और इस बात को याद करती है कि समय कैसे बीत गया है। फिर वह मूसू से उसे जापान वापस ले जाने के लिए कहती है। इस बीच सोलोमन को टॉम का एक कॉल आता है जो कहता है कि उसे फायर किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो सोलोमन को चिंता होती है कि वह अपना अमेरिकी वीज़ा नहीं रख पाएगा। लेकिन इससे पहले कि वह एक सल्यूशन ढूंढ सके, हना उसे कॉल करती है और उसे बताती है कि वह अकेले नहीं मरना चाहती। 1975 में हना और सोलोमन स्कूल में मिलते हैं और अमेरिका भागने की योजना बनाते हैं। उनके पास पैसे की कमी को नज़रअंदाज करते हुए हना सोलोमन को एक कन्वीनियंस स्टोर पर शॉपलिफ्ट करने के लिए मनाती है, लेकिन उन्हें एक रेसिस्ट जापानी शॉपकीपर द्वारा पकड़ा जाता है। पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी सोलोमन के स्कूल को शामिल करने की धमकी देता है, लेकिन उसके पिता इंटरवीन करते हैं और एक फ़ोन कॉल से सोलोमन को रिलीज कर दिया जाता है। सोलोमन के हना के साथ रहने की इच्छा के बावजूद उसके पिता उसे अमेरिका भेजने का फैसला करते हैं। 1999 में हना के माता पिता को उसके एड्स डायग्नोसिस की डेवस्टेटिंग न्यूज़ मिलती है। अस्पताल में इनएडिक्वेट केयर के साथ एक यंग डॉक्टर उसे दूसरे विंग में ट्रांसफर करने का सुझाव देता है, क्योंकि उसकी जीवन प्रत्याशा केवल कुछ हफ्तों या महीनों होने का अनुमान है। सोलोमन आखिरकार हना से फिर से मिलता है, उसे एक अस्पताल के बिस्तर में पाता है, सनग्लासेस पहने हुए और ओक पीते हुए। वह प्रस्ताव करता है कि उसे बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाना चाहिए, लेकिन वह उस पर अपनी स्थिति की रियलिटी को न समझने का आरोप लगाती है। हना याद करती है कि उसने एक अमेरिकी परिवार में रहने का सपना देखा था जब सोलोमन राज्यों के लिए चला गया था। उसे विश्वास था कि अमेरिकी बच्चों को वही एम्प्टी फीलिंग नहीं होगा जो उसने अनुभव किया था। हालांकि उसका सपना तब बिखर गया जब उसे उस व्यक्ति से बीमारी हुई जिसने उस विरासत को। बाद में सोलोमन शिफले में अपना सामान पैक करता है, जबकि नाओमी लॉन्गिंग के साथ देखती है। इमारत छोड़ने के बाद ममारू योशी नाम का एक आदमी सोलोमन के पास आता है और उनके बीच एक पोटेंशियल कोऑपरेशन की हिंट्स देता है। 1931 में सुंजा का पानी समय से पहले टूट जाता है, जिससे इसाक और क्यूंगी को यह पता नहीं चलता कि क्या करना है। इस बीच योसेब अपना समय ड्रिंकिंग में बिताता है और बार में अपने नोबल हेरिटेज के बारे में बोस्ट करता है, केवल उसे डिसरिगार्डेड किया जाता है। इसाक फिर एक पोटेंशियल फाइट इरप्ट होने से पहले योसेब को ढूंढता है और उसे बताता है कि सुंजा लेबर में है। येब उनके साथ शामिल होने से इनकार करता है, जिससे इसाक उसके साथ बैठकर ड्रिंक करता है, जिससे उनके परिवार और कोरियाई लोगों द्वारा फेस चैलेंजेस के बारे में बातचीत होती है। 1979 में वापस योशी और सोलोमन एक टैक्सी में बातचीत करते हैं, पूर्व में ओवरसीज मार्केट में और भी पचिंको पार्लर स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। इस बीच सुंजा हना के अस्पताल के कमरे में प्रवेश करती है और बताती है कि एत्सुको ने कभी भी उस पर हार नहीं मानी, यहाँ तक कि उसके अनुपस्थिति के वर्षों के दौरान भी। हालांकि हना गुस्से में फट जाती है, सोलोमन को अमेरिका भेजने की सलाह के लिए सुंजा पर ब्लेम करती है। सुंजा स्पष्ट करती है कि वह सोलोमन की वेलबी के बारे में चिंतित थी, न कि हना की। कुछ समय बाद सुंजा फूड की एक बास्केट के साथ आती है और सोलोमन उसकी इन्फ्लुएंस के कारण अपनी जॉब खोने के बारे में उससे शिकायत करता है। हालांकि सुंजा बताती है कि उसने भी एक बार वेल्थ के अवसर को रिजेक्ट कर दिया था। वह सोलोमन के दर्द को समझती है, लेकिन वह जीवन को स्वीकार नहीं कर सकती थी जो यह लाएगा। अतीत में योसेब और इसाक कुछ ड्रिंकिंग के बाद अपने घर जाने का फैसला करते हैं। उनके घर पर सुंजा एक बेबी बॉय को जन्म देती है और इसाक और योसेब शॉर्टली बाद आते हैं।
इसाक सुंझा के बेटे को गोद में लेता है और वह योसेफ से बच्चे का नाम रखने का अनुरोध करती है। योसेफ आंसुओं में नोआ नाम चुनता है। अपने लग्जरियस जापानीज होम में हंशु आखिरकार अपनी पत्नी से कन्फेस करता है कि उसने 1923 में एक और महिला के साथ एक बच्चा पैदा किया था। एक यंग हू और उसके पिता जोंग यू एक भीड़ भरे स्पोर्ट्स फाइट में भाग लेते हैं जब उनके पास आरआई जोंग यू के जापानी बॉस आते हैं। रई हू के मैथमेटिकल स्किल्स के बारे में पूछताछ करता है क्योंकि उसके पिता दावा करते हैं कि वह इस संबंध में एक्सेप्शनल है। हालांकि उसके पिता उसके लिए एक और जीवन चाहते हैं और जल्दी से बताते हैं कि उसके पास पहले से ही अमीर अमेरिकी होम्स परिवार के लिए एक मैथ्स ट्यूटर के रूप में एक जॉब है। अगले दिन हंशु और उसके पिता एक पहाड़ी पर बैठकर एक छोटे से बारबेक्यू से मांस स्क्यूअर्स का आनंद लेते हैं जबकि एक बेसबॉल गेम को देखते हैं। उसके पिता जीवन के एक क्षेत्र में स्पेशलाइजिंग के महत्व पर चर्चा करते हैं और जोर देते हैं कि हंशु के लिए मछली पकड़ने जैसी मंडेन चीज चुनना अनलाइकली है। हंशु अपनी क्षमताओं में कॉन्फिडेंट मानता है कि वह अवसर की भूमि अमेरिका में इसे बना सकता है। हालांकि उसके पिता शुरू में स्केप्टिकल हैं, वह अंततः कन्विंस्ड हो जाता है कि हंशु को जाना चाहिए क्योंकि वह मानता है कि उसका बेटा उन अवसरों का सामना करेगा जो उसे कभी नहीं मिले। फाइटिंग अरीना में वापस हंशु अपने पिता और आरआई के बीच एक बातचीत सुनता है जो एक लोन के रीपेमेंट का अनुरोध कर रहा है। हंशु बाद में सीखता है कि उसके पिता ने उस महिला को पैसा दिया है जिसे वह देख रहा था। जब वे महिला का सामना करते हैं तो वह बताती है कि उसने पहले ही पैसे किसी और आदमी को दे दिए हैं। अपने पिता को बेवकूफ़ बनाते हुए हंशु मिस्टर होम्स से पैसे उधार लेने का सुझाव देता है, लेकिन उसके पिता को चिंता होती है कि ऐसा करने से उके अमेरिका जाने के चांसेस को जेपर्डाइज किया जा सकता है, कुछ ऐसा जिसकी वह अनुमति नहीं दे सकता। बाद की बहस में ऊ के पिता उसे हिंसक रूप से मारते हैं और उसे अपने दिल में अपने पिता को मारने और उसके पास कभी वापस नहीं आने का निर्देश देते हैं। जब उसके पिता फिर से आरआई से मिलते हैं तो हंशु उनकी बैठक को इंटरप्ट्स करता है और खुद डेट पर काम करने की पेशकश करता है। हालांकि उसके पिता जोर देते हैं कि केवल उसे दंडित किया जाना चाहिए और आरआई से प्लीड करते हैं। अचानक एक मैसिव अर्थक्वेक स्ट्राइक्स होता है जिससे केओस होता है। हू बेहोश हो जाता है और उसे बचाने के एक डेस्परेट अटेम्प्ट में उसके पिता एक फॉलिंग बीम से मारे जाते हैं और मर जाते हैं। जब हंशु रिगेन कॉन्शियसनेस करता है तो वह आरआई को पाता है और एक साथ वे शहर के एक्सटेंसिव डैमेज को देखते हैं। सुरक्षा के लिए पहाड़ों पर जाते हुए वे जल्द ही रूइंड सिटी को देखते हैं। हंशु पूछता है कि क्या येई ने उसके पिता को मार दिया होगा, तो आरआई अफर्म्स करता है और हंशु को अमेरिकी परिवार का पालन करने की सलाह देता है। हंशु फिर होम्स परिवार से मिलता है क्योंकि वे जाने की तैयारी करते हैं और उन्हें रुइंस के माध्यम से नेविगेट करने में मदद करता है। हालांकि कियोटिक स्ट्रीट्स में वह मिसेस होम्स और एंड्रू से सेपरेटेड हो जाता है, जिससे वह डेस्परेशन की स्थिति में आ जाता है। आरआई फिर दिखाई देता है और एक साथ वे सुरक्षा के लिए भागते हैं। उस रात हंशु को मिसेस होम्स और एंड्रू का लाइफलेस बॉडी मिलता है और मिसेस होम्स की शर्ट के अंदर उसे पॉकेट वॉच मिलती है। एक रोड साइड बार पर वे 300 हिंसक कोरियाई कैदियों के भागने के बारे में रूमर्स सुनते हैं और अन्य हेटफुल रूमर्स के प्रसार को देखते हैं। रूई को एहसास होता है कि ये रूमर्स कोरियाई के प्रति नफरत को इंसाइट करने के लिए है और उन लोगों का सामना करता है जो उन्हें फैला रहे हैं। इन रूमर्स के कारण आरआई को कोरियाई लोगों की तलाश कर रही एक जापानी भीड़ से हंशु को हाइड करने के लिए मजबूर किया जाता है। वह कुछ कोरियाई लोगों को पास के एक बार्न में हाइड करने में भी मदद करता है और एक कंपैशनेट मैन की सहायता से भीड़ का ध्यान एल्सवेयर डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि उनके प्रयास विफल होते हैं और भीड़ बार्न में आग लगा देती है, कोरियाई लोगों को जिंदा जला देती है, जबकि हंशु अपने हाइडिंग प्लेस से हॉरर में हेल्पलेस होकर देखता है। अपनी जर्नी को जारी रखते हुए आरआई और हंशु आरआई की पत्नी और बच्चों के साथ फिर से मिलते हैं और आरआई हंशु को उनके साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है।
उसे आश्वस्त करता है कि वह उसकी देखभाल करेगा। देर रात जब सब सो रहे होते हैं तो हंशु तारों को देखता है। फिर डॉन की अर्ली लाइट में योकोहामा के रुइंस को देखता है। 1998 में हाना एक बिस्किट फैक्ट्री में डॉक्टर से गिरी हुई है और एत्सुको उनमें से एक से पूछती है कि क्या अंत निकट है। इनेविटेबल के लिए तैयार होने की पुष्टि प्राप्त करती है। इस बीच सोलोमन अपने पिता को बताता है कि वह अब काम करने के लिए अमेरिका वापस नहीं जा सकता, लेकिन मानता है कि योशी उसकी सहायता कर सकता है। हालांकि उसके पिता योशी पर डिस्ट्रस्ट करते हैं क्योंकि योशी के दादा के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के कारण 1938 में योसेप पुलिस स्टेशन में एक अधिकारी को इसाक को रिलीज करने के लिए रिश्वत देने की कोशिश करता है, लेकिन यह प्रयास विफल हो जाता है। यूसुफ अपने बॉस से मदद लेने का फैसला करता है। इस बीच सुंजा एक और बात करेंगी और महिला से मिलती है जो बताती है कि इसाक एक अंडरग्राउंड मूवमेंट का हिस्सा है, जिससे सुंजा शॉक्ड हो जाती है। काम पर यूब के बॉस उसे इसाक के पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के बारे में जानने पर फायर कर देते हैं। योस्टी खून को खतरनाक मानते हुए हना के अस्पताल के कमरे में वह सोलोमन से अपनी माँ की देखभाल करने के लिए कहती है और अपने डर को स्वीकार करती है। हना उनके डिफ़िकल्ट लाइव्स पर रिफ्लेक्ट करती है और सोलोमन से उसके लिए सब कुछ एम्ब्रेस करने का आग्रह करती है। फिर वह योशी से शिफ्ले के खिलाफ एक स्कीम की योजना बनाने के लिए मिलता है, जिसमें यूमा उन्हें अपनी संपत्ति बेचती है जिसे वे शिफ्ले को हायर प्राइस पर वापस बेच सकते हैं। अतीत में नोआ और सुंजा पुलिस स्टेशन में पहले मिली महिला के माध्यम से एक रेजिस्टेंस मूवमेंट लीडर से मिलते हैं। सुंजा को पता चलता है कि इसाक ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके दुनिया को अलग रखा और वे कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट्स हैं। यह सुनकर वह गुस्से में उनका सामना करती है। उनके आइडियल्स को अपने परिवार की ट्रबल्स के लिए ब्लेम करती है। हालांकि पुलिस फिर घर में स्टॉर्म करती है और सभी को गिरफ्तार करती है। सुंजा इंटेरोगेशन को एंड्योर करती है और किसी भी इन्वॉल्वमेंट से इनकार करती है। रिलीज होने के बाद वह और नोआ इसाक को ट्रांसपोर्ट होते हुए देखते हैं। नोआ डेस्परेटली उस तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसे रिस्ट्रेन करते हैं। जैसे ही कार दूर जाती है वे कार का पीछा करते हैं, लेकिन आखिरकार उसे खो देते हैं। हना के डेथ बेड पर वह सोलोमन को देखने का अनुरोध करती है और वह ठीक समय पर आता है। वह हना के कमरे में बर्स्ट करता है, उसके बिस्तर को एक लास्ट जर्नी के लिए अस्पताल से बाहर ले जाता है। एक बार बाहर वह उसकी गर्दन के चारों ओर एक फ्लावर नेकलेस रखता है। हवाई में मरने की उसकी इच्छा को पूरा करता है। हना मुस्कुराती है। हना को उसके कमरे में वापस व्हील करने के बाद सुंजा पॉकेट वॉच पेश करती है जो उसने परिवार को बचाने के लिए बेची थी और इसे सोलोमन को देती है। इस बीच यूजा पढ़ रही है जब वह एक कुत्ते को भौंकते हुए सुनती है। कमोशन की जांच करते हुए वह अपने कुत्तों के साथ योशी के एक हेंचमन की झलक देखती है और जल्दी से अपने घर में रिट्रीट करती है। दरवाज़ा लॉक करती है। 1930 में वापस सुंजा और नोआ अपने कमरे में जागे हुए लेटे हैं। सुंजा अपनी माँ की रिंग रिट्रीव करती है और नोआ को आश्वासन देती है कि वह सब कुछ का ध्यान रखेगी। जब सुंजा और कोंगी अगले दिन किमची का एक बड़ा बैच तैयार करते हैं तो नोआ के पास हंशु, उसका बायोलॉजिकल फादर, आता है। वह नोआ को सभी से आगे निकलने और जापानी और कोरियाई दोनों से बेहतर होने का आग्रह करता है और फिर उसे पॉकेट वॉच सौंपता है। कुछ समय बाद सुंजा किमची को बाजार में ले जाती है, जहां लोग उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल के कारण उसे इंसल्ट करते हैं। हालांकि एक दयालु मर्चेंट उसे अपने बगल में एक स्टॉल प्रदान करता है और धीरे धीरे वह अपनी किमची बेचना शुरू कर देती है। क्योंकि वह अपने पहले ग्राहकों को प्राप्त करती है तो वह अधिक कॉन्फिडेंट और एंथुसियास्टिक हो जाती है।